आज की इस वीडियो में देखेंगे RO प्री 2016 हुआ था, उसके जो अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रश्न आए थे वो हम देख रहे हैं। हमने 2021 के देख लिए हैं। 21 में कितने प्रश्न आए थे? 7 प्रश्न आए थे 21 में, और वो हमने देख लिए थे। और इसमें भी 7 क्वेश्चन 2016 में भी आए थे। तो एक तरह से वेटेज बना रहता है 7 नंबर का। तो आप इनको देखना और आपको पता चल जाएगा नेचर कैसा होता है। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको सिर्फ पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जैसे यहाँ पर विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था, इस पर हमें देखना है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में भी पता चल जाता है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। हम दूसरे प्रश्न देखते हैं। ये आया है आपका आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय और बजट से। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR क्या है? तो समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं? तो इसमें आपके ब्याज आय भी आता है और लाभांश भी आता है, डिविडेंड जो होता है, और विदेशी मुद्रा लाभ जो फॉरेन गेन होता है वो भी आता है। तो तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3 तीनों। तो समायोजित सकल आय की परिभाषा में ब्याज आय, लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ तीनों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो 4 कथन है इसमें से सत्य बताना है। इंडिया ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो, इसके बारे में कि व्यापार जो सकल घरेलू उत्पाद है क्या है? तो पहला है कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2000 से 50% से अधिक रहा है। सच्ची में 50% से अधिक ही रहेगा? ऐसा तो नहीं है। अब भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2007 में न्यूनतम था। ये भी नहीं, ये ऐसा भी नहीं है न्यूनतम था। और भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2019 में 46.02% था। तो ऐसा भी नहीं है। और भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात जो है वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। तो ये है लगभग 3.4% कम था। अब यहाँ पर देखो लगभग भी बोला गया है और इसमें शब्दों पे ध्यान देना। यहाँ पर बोला गया है अनुपात वर्ष 2000 से 50% से अधिक रहा है। तो ऐसा तो लगातार अधिक रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2007 में न्यूनतम था। 2007 में ही न्यूनतम था और कभी न्यूनतम नहीं हुआ। ठीक है। तो भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2019 में इतना प्रतिशत था। बिल्कुल ही करेक्ट डेटा बता दिया है इन्होंने, लगभग। और देखो यहाँ पर क्या बोला है, लगभग। तो ये वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है कि लगभग इतना कम था, इतना प्रतिशत कम था। भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2019 को वर्ष 2018 की तुलना में 3.39% अर्थात 3.4% कम था। वर्ष 2018 में भारत का व्यापार जहाँ 43 था, वहीं 2019 में ये घट कर GDP का 40% रह गया था। अब अगले प्रश्न पे देखते हैं, और ये आया है आपका मुद्रा से, कर प्रणाली से। ये भी हमने पहले भी देख लिया था, 2021 का जब पेपर देख रहे थे इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितने भी आप मुख्यालय वगैरह पढ़ रहे हो, जितने भी आप उद्योग ये पढ़ रहे हो, उनके मुख्यालय ध्यान में रखना। तो इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1990 में सूक्ष्म मध्य लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण प्रवाह को सुगम और सुदृढ़ बनाना और MSME की वित्तीय और विकास संबंधी कमियों की पूर्ति के उद्देश्य के साथ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति होती है वो क्या है? ये भी बैंकिंग से सिस्टम से रिलेटेड है। तो मौद्रिक नीति क्या है? राजकोषीय नीति के विपरीत ऐसा नहीं होता है, इसके समांतर ही चलती है। और राजकोषीय नीति का पूरक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी गलत है। और मंदी के दौरान अधिक प्रभावी, ऐसा नहीं है। तो प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय, जो प्रभावी मांग होती है ना उसको नियंत्रित करता है ये। तो डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इफेक्टिव डिमांड्स, ये इसी के लिए होता है, डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इफेक्टिव डिमांड्स। मौद्रिक नीति RBI द्वारा बनाई व जारी की जाती है। इसका उद्देश्य प्रभावी मांग को प्रत्यक्षतः नियंत्रित करना होता है। यह नीति प्रति 2 माह पर RBI द्वारा प्रकाशित की जाती है, अर्थात वर्ष में 6 बार ही प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। हम जब अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से पता होता है कि मुद्रास्फीति वाला चैप्टर होता है, उसमें अच्छे से दिया गया होता है कि मुद्रास्फीति किस किस के लाभकारी है, किसके लिए हानिकारक है। तो लाभकारी किसके लिए होती है? जो लेनदार होता है, लेनदार क्रेडिटर, जो लेनदार होता है उसके लिए मुद्रास्फीति लाभकारी होती है।
और जो देनदार होता है, ये वाला देनदार, उसके लिए लाभकारी नहीं, उसके लिए हानिकारक होती है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रास्फीति, ऐसी स्थिति में ऋणदाता को घाटा और ऋण प्राप्तकर्ता को फायदा होता है। जो ऋणदाता होता है वो उसे घाटा होता है, जो ऋण प्राप्त करता है उसे फायदा होता है। अगला प्रश्न है, भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन, ठीक है, इससे प्रश्न पूछा गया है शेयर बाजार वगैरह से। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग, जो अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ होता है, आईएमएफ, उससे जो आप ऋण लेते हो उसका जो उपयोग करोगे वो किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो उद्देश्य पूछा है, ऐसा नहीं कि इसका जो ऋण ले रहे हो वो किसी और चीज़ के लिए ले हो और किसी और चीज़ काम में लगा दो। तो इस किसके उद्देश्य से किया जा सकता है, तो आर्थिक विकास हेतु परियोजनाओं के लिए इसके लिए नहीं किया जा सकता, आर्थिक विकास के लिए। फिर भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, जो भुगतान संतुलन होता है इसी से संबंधित होता है। तो भुगतान संतुलन की में अस्थायी जो कमी होती है, स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, ये टेम्पररी जो डिफिसिट होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने हेतु ये भी गलत है। औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण हेतु तो ये भी गलत है। तो ये जो आईएमएफ का जो होता है वो मुद्रा भुगतान संतुलन से ही जुड़ा होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी। इसके द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले ऋण का मुख्य जो उद्देश्य होता है भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करना होता है। तो हमारे 6 मिनट में हमने ये सारे प्रश्न देख लिए हैं और हमारा यहाँ पर होता है ख़त्म। 2021 का भी देख लिया हमने, 2016 का भी देख लिया हमने, और इसमें से अर्थव्यवस्था के प्रश्न देख लिए कैसे कैसे आते हैं। 7 क्वेश्चन इससे भी आए हैं और इसमें भी ज़्यादातर इजी क्वेश्चन थे जिन्हें आप आराम से कर सकते थे। तो बस यही है कि आपको देखना है कि आपको जो अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो ना उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इस सीरीज से आपको ये पता चलेगा आपको क्या क्या छोड़ना है। सभी कुछ नहीं पढ़ना, सभी कुछ नहीं आता, समझे, इतने सारे टॉप क्वेश्चंस नहीं आते, बस 7-8 ही आते हैं। इसलिए आपको पूरी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़ो जितना पेपर में आता है। चलिए मिलते हैं अगली बार, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।